गुरुदेव कुमार देव एजुकेशन, ये बीए सेकेंड ईयर, ये इसका 5वां है हिंदी बी का। गांधी जी और भाषा समस्या, इसके लेखक है डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये बार लेखक परिचय पे भी नजर डाल लेते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर सन 1912 को जिला उलाहू के उच्च गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा झांसी और लखनऊ में हुई। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और फिर इसी विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आरंभ में लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में अध्यापक कार्य किया, फिर बाद में आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष रहे। उन्होंने के एम हिंदी संस्थान के निर्देशन का कार्यभार भी संभाला और 30 मई 2006 को उनका देहांत हो गया। रचनाएं प्रेमचंद का उनका युग, निराला का साहित्य साधना 3 भाग, भागेंदु हरिश्चंद्र, भागेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, महावीर प्रसाद त्रिवेदी और हिंदी नवजागरण, भाषा और समाज, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी आदि। पुरस्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए अकेडमिक पुरस्कार दिया गया। इनके अतिरिक्त सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, शिखर सम्मान, व्यास सम्मान, शताब्दी सम्मान भी दिए गए। डॉक्टर रामविलास के लेखन का आधार है साम्राज्यवाद का विरोध, सामाजिक न्याय के प्रति पक्षधरता और जातिवाद समुदायवाद का विरोध। इन सभी समस्याओं पर वह ऊपरी ढंग से विचार कर कोई निष्कर्ष नहीं निकालते, बल्कि भाषा, इतिहास, समाजशास्त्र और साहित्य के आधार पर उनके कारणों की पड़ताल करते हैं। मार्क्सवाद के प्रति उनकी गहन आस्था थी, परंतु उनका विश्वास था कि मार्क्सवाद और साम्राज्यवाद की बात करते रहने भर से साम्यवाद नहीं आएगा, क्रांति नहीं होगी। उसके लिए जनता के बीच जाकर काम करना होगा, उसमें अपनी परिस्थितियों के प्रति चेतना जागृत करनी होगी और भावुकता की बजाय तकनीकता का श्रेय देना होगा। अरे भाइयों, शहर में रहते हो तो मजदूर बस्तियों में जाओ, गांव में रहते हो तो किसानों को पढ़ाओ, रोड शिक्षा के लिए संघर्ष करो। इससे सारे देश की निरक्षरता दूर नहीं कर सकेंगे, लेकिन शुरुआत तो कर देंगे। संस्कृति संकट, मूलतः राजनीतिक संकट, संकलीन आज के सवाल और मार्क्सवाद के से अजय तिवारी। 173 डॉक्टर रामविलास आजीवन सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि स्त्री पुरुषों, सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से जीने का अधिकार है, परंतु उनकी मान्यता तथा सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले राजनीतिज्ञों के प्रचार से विभिन्न की थी। जाति और धर्म के आधार पर सामाजिक न्याय की बात करना समाज को बांटने और उनके बीच घृणा और द्वेष उत्पन्न करने का कारण बनता है। रामविलास जी मानते थे कि सामाजिक न्याय सबको मिलना चाहिए, परंतु उनका आधार जाति या धर्म नहीं, वर्ग होना चाहिए। जातिवादी राजनीति के जातिवाद समाप्त नहीं होता बल्कि बढ़ता है। साम्राज्यवाद में भी उनके हथियार से संघर्ष किया जा सकता है। भागेंदु की भांति रामविलास जी भी अपनी भाषा पर ध्यान देने पर बल देते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि साहित्य को यथार्थवादी होना चाहिए। यथार्थ से आंखें मूंद कर सुनने में रचा गया साहित्य प्रगति विरोधी होता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के साहित्यिक योगदान के संदर्भ में डॉक्टर नववर सिंह का कथन उल्लेखनीय, प्रगतिशील आलोचना के अग्रदूत होने के साथ ही वह हिंदी जाति के प्रतिनिधि समालोचक है और इसी हैसियत के समूचे भारतीय इतिहास के विकास में उनका योगदान अनन्यतम है। केवल जलती मशाल, वसुंधरा 51, गांधी जी और भाषा समस्या। अब इसके लेखक परिचय समाप्त, तो हम इसके पाठ पे चलते हैं। सार
महात्मा गांधी ने अपने लेखन के भाषणों में अनेक हिंदी विषयों से संबंधित विचार प्रस्तुत किए। सत्य, अहिंसा, स्वराज, सौंदर्य, भाषा समस्या आदि। परंतु आधुनिक परिस्थितियों में गांधी जी के भाषा संबंधी विचार जितने प्रासंगिक है उतने शायद हो किसी विषय पर नहीं। गांधी जी ने भारत की भाषा समस्या जितनी गहराई से विचार किया उतना अन्य किसी राजनीतिक नेता ने नहीं। आज भी समस्या इतनी उलझी हुई इसलिए है क्योंकि उनके बताए नीति सूत्रों की नियंत्रण अवहेलना की जा रही है और ऐसे करने वाले उन्हीं की जय जयकार कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले नेतागण ही है। गांधी जी की भाषा नीति का पहला सूत्र है, भाषा समस्या का समाधान जनता के हित में हो। स्वराज की प्राप्ति के लिए अनेक वर्षों तक संघर्ष किया गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक लोग शहीद हुए, न जितने कितनों ने जेलों की यातनाएं भोगी, नौकरियां छोड़ी, पढ़ाई छोड़ी, तब कहीं जाकर इस लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता मिली। पर क्या यह स्वराज कुछ अंग्रेजी पढ़े लिखे नौकरशाह अथवा नेताओं के लिए था? वास्तव में ये स्वराज है आम जनता के लिए, जिसमें करोड़ों निरक्षर हैं, सताए हुए हैं, गरीबी की मार झेल रहे हैं, दो जून की रोटी कमाने में पूरा जीवन बिता रहे हैं। ऐसी आम जनता या हिंदी बोलती समझती है या अपनी मित्र प्रांतीय भाषा पूर्ण पश्चिम उत्तर दक्षिण में निवास करने वाली ऐसी जनता परस्पर संपर्क किसी भाषा में स्थापित करेगी, अंग्रेजी में तो निश्चित रूप से नहीं। विभिन्न प्रांतों के नेताओं और नौकरशाहों परस्पर संपर्क तो अंग्रेजी में स्थापित कर सकते हैं, परंतु जनता से संपर्क किस भाषा में करेंगे? अंतएव गांधी जी के अनुसार भाषा नीति ऐसी बनाई जाए जिससे अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, नेता, आम जनता और जन जन के बीच संपर्क और संवाद स्थापित हो सके। गांधी जी की भाषा नीति का दूसरा सूत्र है, राष्ट्रीय आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अंग्रेजी के प्रभुत्व समाप्त होना चाहिए। महात्मा गांधी की मान्यता थी कि अपनी मातृभाषा का अपमान करने वाले, उसे त्याग कर विदेशी भाषा अपनाने वाले लोग देशद्रोही हैं। वह कभी भी देश का भला नहीं कर सकते। ऐसे लोग अपनी मातृभाषा के लिए बाहर रूप हैं। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी जानते हुए भी भारतीय भाषाओं के गौरव की रक्षा के लिए महाप्राप्ति अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधियों के सम्मुख हिंदी में अपनी बात रखी, क्योंकि उनका विचार था। पर मैं कहता हूँ कि यदि मैं बोलना चाहता और मेरे कथन में कोई बात ऐसी है उससे वायसराय लाभ उठा सके तो अवश्य मेरी बातें हिंदी में होने पर भी सुनेंगे। सबको जरा दृढ़ता और मनोयोग से काम लेना चाहिए। आत्मा लव किए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। ऐसे उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार किया और अंग्रेजी हुकूमत के सामने हिंदी में अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसलिए उन्हें कर्मवीर कहा है। धर्म गांधी जी सभी भारतीयों से यही अपेक्षा करते थे। महात्मा गांधी का मत था कि अपनी मातृभाषा की अपेक्षा कर विदेशी भाषा अंग्रेजी सीखने से समय और धन का नाश होता है, राष्ट्र की आत्मा का नाश होता है। यह अंधविश्वास ही है कि ऊंचे दर्जे के विचार मात्र अंग्रेजी में ही प्रकट किए जा सकते हैं। वस्तुत वे स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में भाषा नीति पर विचार करते थे। जिस देश में इतने लंबे समय तक हमें गुलाम बनाकर रखा, हमारा शोषण किया, हमारी कृषि व्यवस्था और उद्योग धंधों को चौपट कर दिया, हमारी सभ्यता और संस्कृति पर हावी हो गए, उसे देश की भाषा के प्रभुत्व को स्वीकार कर उनका व्यवहार कर हमारा राष्ट्रीय चेतित नष्ट होता है। अंग्रेजी के समर्थक में ये तथ्य प्रस्तुत किया जाता है कि विश्वव्यापी भाषा, परंतु ये विश्वव्यापी इसलिए है क्योंकि अंग्रेजी साम्राज्य विश्वव्यापी था। यह धारणा मिथ्या है। किसी अंग्रेजी समृद्ध भाषा और हिंदी अथवा भारतीय प्रांतीय भाषाएं दृढ़। गांधी जी अंग्रेजी पढ़ने के विरुद्ध नहीं थे। उनके अनुसार
वह वाणिज्य और कूटनीति की भाषा हो सकती थी, परंतु वह भारतीय भाषाओं का स्थान ले, ये उन्हें आशय था। इसलिए उन्होंने राजनीतिक या सामाजिक सम्मेलनों में अंग्रेजी के व्यवहार के निषेध का आह्वान किया था। लॉर्ड मॉकले अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा और उसके व्यवहार के समर्थक थे। उस समय के प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भी अंग्रेजी माध्यम के ही समर्थक थे, परंतु गांधी जी ने सदा उसका विरोध किया। दिल्ली के स्टेट रजिस्ट्रेट मैकॉफ ने अपने हिंदुस्तानी के शिक्षक गिलस्टाइट को एक पत्र में लिखा था कि वह भारत के अनेक भूभागों में विभिन्न भाषाई लोगों से मिले और वह सभी हिंदुस्तानी बोल समझ लेते थे। यह वाक्य गांधी जी की बात को पुष्ट करता है। गांधी जी ने लोग में तिलक की प्रशंसा की है, जो हिंदी भली भांति ना जानते हुए भी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का समर्थन करते थे। मराठी भाषा के प्रकाशित होने वाले अपने पत्र केसरी का एक भाग वह हिंदी में प्रकाशित करने लगे थे। गांधी जी के दृढ़ दृष्टि में अंग्रेजी का व्यवहार हमारी दिमागी गुलामी का प्रतीक है। वह रूस का उदाहरण देते हैं कि उसने सारी प्रगति अंग्रेजों के बिना अपनी भाषाओं के बल पर की है। इसलिए अंग्रेजी के समर्थक में दिया जाने वाला यह वर्क बेमानी है कि प्रकृति के लिए अंग्रेजी का प्रयोग अवश्य है। इसलिए साम्राज्य विरोधी संघर्ष में अलग हटकर भाषा समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। गांधी जी का तीसरा सूत्र है, भारतीय जनता की असली राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। भारत की हिंदी भाषा जनता अंतर्प्रदेशीय संपर्क के लिए हिंदी भाषा को ही व्यवहार में लाती है। दक्षिण भाषा और बंगाल में हिंदी के व्यवहार का सर्वाधिक विरोध किया जाता है, किंतु ये विरोध कुछ तो राजनीतिक के परिचित है और कुछ पूर्ण ग्रह से। गांधी जी ने दक्षिण भारत और दक्षिण अफ्रीका के निजी अनुभवों का हवाला देते हुए कहा है कि दक्षिण भारतीय तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाई आपस में हिंदी भाषी के संपर्क के लिए हिंदी का ही सहारा लेते हैं। बांग्ला भाषा और उसकी लिपि हिंदी के समीप है और बांग्ला रहने वाले सभी हिंदी का भाषा बोल और समझ लेते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के किसी मित्र के अंडमान में रहने वालों के अनुभव और C.F. एडेंस के निजी अनुभव भी इसी विचार की पुष्टि करते हैं। हाँ, स्थानीय भेद के कारण हिंदी का रूप थोड़ा बहुत बदल जाता है। बंगाल के डॉक्टर सुनील कुमार चटर्जी ने हिंदी भाषा के क्षेत्र में बहुत काम किया। दक्षिण के श्री राम स्वामी अय्यर और श्री रंगस्वामी अय्यर और उस प्रस्ताव के समर्थकों में से थे जो गांधी जी के निर्देश से लखनऊ की एक सभा में हिंदी और देवनागरी के संबंध में दिसंबर 2016 में पास हुआ था। गांधी जी का स्पष्ट मत था कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी और सरकारी तौर पर उसे भाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। गांधी जी की भाषा नीति का चौथा सूत्र है, कांग्रेस की अपनी राजनीतिक कार्रवाई की भाषा हिंदी होनी चाहिए। लेखक के अनुसार ऊपर से देखने पर यह बात बहुत साधारण प्रतीत होती है, परंतु यह बहुत महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक दल दूसरों को तो किसी आदर्श को मानने और उसे व्यवहार में लाने का संदेश देते हैं, परंतु स्वयं उसे व्यवहार में नहीं लाते। उस समय कांग्रेस का प्रभाव देशव्यापी था। यदि स्वयं कांग्रेस ने इस वास्तव को अमल में लाया होता तो इसका प्रभाव भी राष्ट्रव्यापी होता। दूसरे आदि स्वतंत्रता से पूर्व ही कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक कार्यवाही के लिए हिंदी का प्रयोग किया होता तो स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस सरकार के भीतर से ही जो हिंदी का विरोध हुआ वह न होता। लेखक के अनुसार महात्मा गांधी को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयास में भले ही सफलता न मिली हो, परंतु उसका मार्ग बिल्कुल सही था।
ठीक वैसे ही जैसे वे संप्रदाय के विरुद्ध थे, देश के विभाजन के विरुद्ध थे, किंतु उनका विरोध और संघर्ष सफल नहीं हुआ और वह संप्रदायवादी और विघटनकारी सत्यों के ही हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। 1918-1937 तक कांग्रेस की हर सभा में वह लगातार हिंदी के प्रचार प्रसार और व्यवहार पर बल देते रहे। हिंदी को हिंदुस्तानी के रूप में अंतर प्रांतीय भाषा के रूप में प्रयोग करने की हिमायत करते रहे, परंतु किसी ने भी उनकी बातों गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। स्वाधीनता के बाद उनकी इस चेतावनी और सलाह पर ध्यान नहीं दिया गया। सरकार और क्रिश्चियन सावधान न रहे तो संभव है कि अंग्रेजी हिंदुस्तानी की जगह ले ले। इसे भारत की करोड़ों जनता का बेहद नुकसान होगा जो अंग्रेजी ना समझ पाएगी। उनकी सलाह थी कि प्रांतीय भाषाओं को पुनर्जीवित किया जाए और प्रांतीय सरकारों में ऐसे कर्मचारी भी रखे जाए जो अंतर प्रांतीय भाषा हिंदुस्तानी को भी समझ बोल लेते हैं हो, परंतु यह पहला कदम है जिसे साहसपूर्वक उठा लिया जाता तो अंग्रेजी को पदस्थ कर हिंदी को प्रतिनिष्ठ करने की राह की कठिनाई सरल हो जाती, परंतु ना तो किसी भी केंद्रीय सरकार ने ना किसी प्रांतीय सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। गांधी जी की भाषा नीति का 5वां सूत्र भारत का विकास और राष्ट्रीय एकता की रक्षा प्रदेश की भाषाओं को दबाकर नहीं, उनके पूर्ण विकास से ही संभव है। ये इनको अंडरलाइन करा गया ज़्यादा डार्क अक्षरों में। तो ये सूत्र बता रहे हैं उनके बाद गांधी जी ने कौन से सूत्र दिए थे हिंदी भाषा को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए। गांधी जी की दृष्टि में राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए अपनी अपनी प्रांतीय भाषाओं के लिए प्रेम और आदर लेना आवश्यक है। वह यहाँ हिंदी भाषाओं द्वारा अंग्रेजी के व्यवहार के विरोधी थे। जो लोग इस कारण से हिंदी का विरोध करते थे कि हिंदी उनके ऊपर थोपी जा रही है, उन्हें वह स्पष्ट कर देना चाहते थे कि वह प्रांतीय भाषाओं का अवहित नहीं करना चाहते। उनका दमन या नाश करना तो बहुत दूर की बात है। दूसरे हिंदी या हिंदुस्तानी का उद्देश्य प्रांतीय भाषाओं का स्थान लेना नहीं है। वह अतिरिक्त भाषा होनी और प्रांतीय संपर्क के काम आएगी। वह भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन करने की पक्षपाती थे, जिसमें शिक्षा का माध्यम ना हिंदी हो और ना ही अंग्रेजी। प्रांतीय भाषा के माध्यम से ही हिंदी शिक्षा दी जाए। हिंदुस्तानी के प्रयोग से सभी भाषाई अपने को हिंदुस्तान का अभिअंग समझेंगे और विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन ना मिल सकेगा। उन्हें आश्चर्य था कि जो विद्यार्थी छोटी छोटी बातों पर हड़ताल करने को तैयार रहते थे, वह राष्ट्रभाषा में शिक्षा पाने के लिए कोई आंदोलन क्यों नहीं करते। हिंदी के प्रांतों से आने वाले विद्वान और नेतागण अंग्रेजी की बजाय अपनी प्रादेशिक भाषा में भाषण दे और अनुवाद का सहारा ले अपनी बात को समझा दे। इसी प्रकार हिंदी भाषाई क्षेत्र के नेता भी हिंदी भाषाओं के बीच में हिंदी या हिंदुस्तानी में भाषण देकर अनुवाद का सहारा ले अपनी बात श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं। गांधी जी की भाषा नीति का अंतिम सूत्र था हिंदी और उर्दू मूल रूप से ही एक ही भाषा के रूप में और आगे चलकर उनका एक सम्मिलित साहित्यिक रूप होगा। हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी में कोई अंतर नहीं है, दोनों के व्याकरण एक है, शब्द समूह भी मिलता जुलता है, अंतर केवल लिपि का है। ऐसे बहुत से गैर मुसलमान हैं जिनकी मित्र भाषा हिंदू है और वह केवल उर्दू लिपि ही जानते हैं। गांधी जी की मान्यता थी कि उर्दू धार्मिक अल्पसंख्यकों की भाषा न होकर संस्कृत अल्पसंख्यक की भाषा है, वह स्वतंत्र भाषा नहीं है। अंत उनकी तब तक
रक्षा की जानी चाहिए जब तक कि हिंदी को उर्दू दोनों शिखर भाषाओं के बोलचाल के रूप में घुल मिलाकर ना एक हो जाए। यशोद गांधी जी हिंदी उर्दू के नाम पर उभरते उसे संप्रदायवाद को भाप रहे थे, जिस हथियार बनाकर विदेशी सरकार हिंदू मुसलमानों के बीच बैर के बीज बो रही थी, और इसका कुफल भारत के विभाजन के रूप में प्राप्त हुआ। यदि सभी इस संप्रदाय भावना के मूल कारणों को समझ लिया जाता और फ्रांसी अथवा संस्कृति के सब समूह के प्रति पूर्ण ग्रह समाप्त हो गए होते और दोनों भाषाओं के लिए एक ही लिपि देवनागरी को स्वीकृति मिल जाती, तो साम्राज्यवाद के विरुद्ध आम जनता जंग संगठन बन सकता था। तब शायद परिस्थितियाँ बदल जाती। आज भी यदि संप्रदाय तनाव समाप्त हो जाए, हिंदू उर्दू भाषाई उर्दू मुसलमानों के दिल मिल जाए, तो दोनों भाषाओं के घुल मिलकर एक ही हो जाने को कोई नहीं रोक सकता। किसी भी भाषा पर शब्द समूह उस भाषा के विकास और उसे व्यवहार करने वालों पर निर्भर करता है। उसका निर्णय कोशकार या राजनीतिज्ञ नहीं कर सकते। जैसे बंगाल के विभाजन से बांग्ला नहीं बटी, ना ही पंजाब के विभाजन से पंजाबी बसे ही भारत के विभाजन से हिंदी उर्दू भी नहीं बटेंगे। उर्दू पाकिस्तान के ही नाम हिंदुस्तान की ही भाषा है। लेखक का विश्वास है कि दोनों के साहित्यिक रूपों को एक ना एक मिलना ही होगा। भारत भी भाषा समस्या से संबंधित गांधी जी के उत्कृष्ट 6 सूत्रों पर यदि आज भी गंभीरता से विचार किया जाए और विवेकपूर्ण उन्हें व्यवहार में लिया जाए, तो भारत की भाषा समस्या का समाधान संभव है। प्रतिपाद आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तुत गांधी जी और भाषा समस्या नामक पाठ में लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उपयुक्त समस्या के संदर्भ में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत संदर्भों, वक्तव्यों, लेखकों, संपादकीयों और भाषणों के आधार पर उनके विचारों को पाठकों के सम्मुख रखा है। लेखक ने भारत की भाषा समस्या से संबंधित गांधी जी के विचारों को 6 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। एक, भाषा समस्या का समाधान जनता के हित में हो। उस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहिए जिसे भारत के अधिकांश आम जनता, गरीब, मजदूर, निरक्षर, निर्धन जनता भी समझ सके। मुट्ठी भर लोगों की अंग्रेजी भाषा को अधिकांश जनता पर नहीं थोपा जाना चाहिए। 2, राष्ट्रीय आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अंग्रेजी का प्रभुत्व खत्म किया जाना चाहिए। अपनी मातृभाषाओं का अपमान कर स्वदेशी भाषा को अपनाने वाले देशद्रोही है, विश्वासघाती है। यदि कोई यह मानता है कि अच्छी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से केवल अंग्रेजी में ही प्रकट किया जा सकता है, तो यह उनके मूल है। सही और महत्वपूर्ण बात चाहे जिस भाषा में कही जाए, सुनी और समझी जाती है। महात्मा गांधी से बड़ा प्रमाण इस संदर्भ में और क्यों हो सकता है, जिन्होंने अपने समय के सबसे बड़ी साम्राज्यवादी अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधियों की सभा में हिंदी में ही अपनी बात कही। वह अंग्रेजी या हिंदी भी विदेशी भाषा को अपना बुरा नहीं मानते थे, परंतु वह यह स्वीकार नहीं कर सकते थे कि कोई विदेशी भाषा स्वदेशी भाषाओं का अधिकार छीन ले। विश्व भाषा के रूप में अंग्रेजी के प्रतिष्ठा उसकी सामर्थ्य के बल पर नहीं है, वरना इस कारण है कि अंग्रेजी का व्यवहार करने वालों का साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ है। उन्होंने रूस का उदाहरण दिया, जो किसी भी अन्य देश से कम विकसित नहीं है, परंतु उनका विकास अंग्रेजी की बैसाखी के सहारे नहीं, अपनी भाषाओं के बल पर हुआ। गांधी जी इसलिए राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का समर्थन करने वाले लोकमान्य तिलक की प्रशंसा की है, किंतु हिंदी का विरोध
कर अंग्रेजी का समर्थन करने वाले राजा राम मोहन राय और लॉर्ड मैके से वह सहमत है। गांधी जी का तीसरा सूत्र है भारतीय जनता की असली राष्ट्रभाषा हिंदी है। वे दक्षिण अफ्रीका के काफ़ी समय तक रहे और विभिन्न भाषाई भारतीयों के बीच में काम किया। भारत आकर उन्होंने भारत भर का भ्रमण किया और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत के सभी भागों के हिंदी बोलती और समझती जाती, इसलिए भारत के बीच परस्पर संपर्क की भाषा हिंदी के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकती। स्थान भेद से हिंदी के रूप में अंतर आ जा सकता है। जिन प्रांतों से हिंदी का विरोध है उनके विरोध का कारण हिंदी ना जानना है, बल्कि उनके लिए पूर्ण ग्रह कारण है। अतएव गांधी जी का स्पष्ट मत था कि हिंदी की असली राष्ट्रभाषा हिंदी है। सरकारी तौर पर उसी को राजभाषा बनाना चाहिए। हिंदी गांधी जी की भाषा नीति का चौथा सूत्र है कि कांग्रेस को अपनी राजभाषा कार्रवाई हिंदी में ही करनी चाहिए। इसके माध्यम से गांधी जी ने कांग्रेस की जनता के प्रति जिम्मेदारी को रेखांकित किया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस सबसे बड़े संगठन के रूप में उभर रही थी। देश की अधिकांश जनता कांग्रेस से भली भांति थी और उनके साथ ही थी। अंत कांग्रेस को और उनके सदस्य का निजी आचरण भारतीय जनता के लिए उदाहरण था। यदि कांग्रेस की अपनी कार्यवाहियाँ हिंदी में हो तो कोई नहीं था कि आम जनता भी उससे प्रभावित हो कर हिंदी को ही व्यवहार में लाती है। केवल लेखक को दुख है कि यदि स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस ने इस प्रकार का प्रयास किया होता तो स्वतंत्रता के बाद हिंदी का इतना विरोध ना होता और इतने वर्षों बाद भी सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी ना होती। इनका परिणाम ये होता कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का प्रभुत्व समाप्त हो जाता। पांचवा सूत्र ये था कि अंग्रेजी का विकास राष्ट्रीय एकता की रक्षा प्रांतीय भाषाओं के दमन से नहीं, उसके विकास के संदर्भ में गांधी जी की स्पष्ट मान्यता थी कि अंग्रेजी हिंदी या किसी अन्य भारतीय भाषा का विकल्प नहीं हो सकती। हिंदी के प्रयोग का आशय यह नहीं कि हिंदी पर थोपी जा रही है, बल्कि उनका प्रयोग अंतर्प्रांतीय संपर्क भाषा के रूप में हो। प्रांतों के सरकारी कामकाज भाषा वक्तव्य सब उनकी निजी प्रांतीय भाषा में हो। दूरभाषियों और अनुवादकों से इस संदर्भ में सहायता ली जा सकती है। छठा और अंतिम सूत्र ये था कि हिंदी और उर्दू दो अलग भाषाएं नहीं हैं, एक ही भाषा के दो रूप हैं। दोनों का व्याकरण समान है, दोनों के शब्द समूह में भी विशेष अंतर नहीं हो। हाँ, दोनों ही लिपियाँ अवश्य भिन्न हैं, अंत दोनों का समान विकास हो जब तक कि दोनों घुल मिल एक ना हो जाए। गांधी जी ने कभी उन्हें हिंदू या मुसलमानों की भाषा नहीं माना। आज भी अनेक ऐसे लोगों के उदाहरण मिल जाएंगे जिसकी हिंदी या उर्दू में गति धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि उस परिवेश और सरकार के कारण है जिससे वह पले बड़े हैं। अंग्रेजी सरकार ने हिंदी और उर्दू को हिंदू और मुसलमान से जोड़ा और धार्मिक मतभेदों को बढ़ा दिया और इन भाषाओं को हिंदू और मुसलमानों क्या असमानता का पर्याय बना कर पेश किया। उनका दुष्परिणाम भारत के विभाजन के रूप में हुआ। भारत की भाषा के समाधान और हिंदी भाषा के राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठा करने के लिए गांधी जी के विचारों को लेखक ने प्रस्तुत किया है। इस विमर्श में यह तो स्पष्ट है कि गांधी जी की भाषा नीति देश के स्वाधीनता आंदोलन और साम्राज्य शक्ति के संदर्भ में थी। उनके सामने विदेशी शासकों की नीतियाँ और नीयत भी
स्पष्ट थी और भारत के विभिन्न प्रदेशों की जनता की मानसिकता और काम करने के तौर तरीके भी उसमें छुपे नहीं थे। गांधी जी यह भी स्वीकार नहीं कर सकते थे कि भाषा और धर्म को आधार बनाकर देश के टुकड़े कर दिए जाए और आम जन के नेताओं नौकरशाहों के बीच की दूरियां बढ़ती जाए। इन विघटनकारी सत्यों के बचने के लिए, दूरियों को कम करने के लिए, आत्मा गौरव की भावना जगाने के लिए गांधी जी ने अपनी भाषा नीति प्रस्तुत की। यदि उनकी इस नीति को गंभीरतापूर्वक लिया जाए तो संदर्भ आज देश इस तस्वीर कुछ और होती। लेखक ने इस भाषा नीति से अपनी सहमति प्रकट कर साम्राज्यवादी, विघटनकारी, संप्रदायवादी सत्ता के वास्तविक चरित्र का उद्घाटन किया है और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में राज्य राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रतिष्ठा पर बल दिया है। विशेष टिप्पणियाँ। सत्य, अहिंसा, स्वराज, स्वदेशी। सत्य और अहिंसा जो तो प्राचीन काल से ही भारतीय दर्शन के मूल में रहे हैं। मनसा वंचा कर्मणा, सत्य और अहिंसा को अपनाने पर सदा ही बल दिया जाता रहा है। जैन और बौद्ध धर्मों में इन पर विशेष बल दिया गया है। महात्मा गांधी ने उन्हें आत्मा शक्ति के रूप में अपनाने पर बल दिया है। इन्हीं को हथियार बनाकर वह आत्मिक बल के सहारे अंग्रेजों के सैन्य बल का सामना करते रहे। स्वराज और स्वदेशीय शब्दों का प्रयोग स्वाधीनता संघर्ष के समय में किया गया। विदेशी शासन की मुक्ति पाकर स्व अर्थात और राज्य की बात की गई, पर अपना राज्य का तात्पर्य राजाओं, सम्राटों, उद्योगपतियों के कुछ मुट्ठी भर लोगों का राज्य नहीं बल्कि आम जनता का राज्य था, जो जनता के लिए ही हो। स्वदेशीय का शाब्दिक अर्थ है सभी का उदय या उत्थान। वे सभी लोगों जो किसी भी कारण से निर्धन हैं, अशिक्षित है, पिछड़े हुए हैं और समाज की मुख्य धारा में नहीं है, उन सभी को उत्थान के अवसर प्रदान किए जाए। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण आदि इस आंदोलन के कर्णधार थे। नौकरशाह, सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी निकायों में कर्मचारी का समूह जो समाज और समय की आवश्यकताओं के अनुसार सरकार को नई नीतियां बनाने और उनके करने में सहयोग करते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी हिंदी के यशस्वी साहित्यकार और पत्रकार सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक थे। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने समय की आवश्यकता के प्रारूप विषयों पर साहित्य सृजन के लिए लेखकों को प्रोत्साहन किया। सरस्वती में प्रकाशित होने वाली रचनाओं के माध्यम से उन्होंने हिंदी भाषा के परिमार्जन का काम भी किया। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा प्रवृत्ति एक समूह पत्र था जिसमें अपने समय के उज्ज्वल प्रश्नों पर गांधी जी के लेख छपते थे। राजा राम मोहन राय प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। भारतीय नवजागरण के संदर्भ में इनका नाम अग्रणीय है। उन्होंने भा समाज, आपने नाम तो सुना होगा, भा समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय की मूर्ति पूजा और पुरोहितवाद का विरोध। इन्होंने मूर्ति पूजा और पुरोहितवाद का विरोध किया था। सामूहिक प्रार्थना पर बल दिया। सती प्रथा को समाप्त कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। बंगाल में संवाद कौमुदी नामक पत्र का प्रकाशन किया। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा के साधक थे। मेकले लॉर्ड विलियम बेटिक के समय में 1835 में गवर्नर जनरल की प्रकाशीय परिषद के कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्ति। मेकले ने अंग्रेजी ढंग की और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई। उनका उद्देश्य ऐसी शिक्षा देना था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसे भारतीय कर्मचारी मिल जाए जो जन्म और
जन्म से और रंग रूप से भले ही हिंदुस्तानी हो, परंतु जो अंग्रेजी नीतियों, रीतियों, जीवन प्रवृत्तियों के सार्थक हो और कंपनी के शासन को दृढ़ कर सके। लोकमान्य तिलक, इनका पूरा नाम था बाल गंगाधर तिलक। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए इन्हें लोग में कहा जाने लगा। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख संचालकों में से एक थे। वे केसरी नामक पत्रिका निकालते थे। महाराष्ट्र के प्रमुख सांस्कृतिक पर्व गणेश चतुर्थी को उन्होंने नया रूप दिया, जिनके माध्यम से सभी वर्गों के लोग एकजुट हो सकें। हरिजन, यह भी अपने समय का एक महत्वपूर्ण पत्र था, जिसका प्रवर्तन महात्मा गांधी ने किया था। C.N. साइडिन्स एक प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्वान थे। भारत की संस्कृति, धर्म चिंतन के प्रति उनकी गहन आस्था थी। भारत में आकर वहाँ के गरीबों, दलितों और पिछड़े लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किया, इसलिए उनका उपनाम दीनबंधु पड़ा। ये कविता समाप्त हुई और हमने BA सेकेंड ईयर की पूरी सीरीज़ निकाल दी है हिंदी ABC की। आप देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल कुमार देव एजुकेशन पे जाके। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।